नमस्ते बच्चों। आज मैं आपको कॉम्प्लेक्स कंपाउंड और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड स्टार्ट करने वाला हूँ। सबसे पहले तो आप ये जानिए कि जो कॉम्प्लेक्स और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आपको पढ़ना है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है और आपको 5 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से एटलीस्ट पूछे जाते हैं और खास करके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट आपका चैप्टर होता है। तो आइए हम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को एंजॉय करते हैं। सबसे पहले कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को पढ़ने के लिए आपको जरूरी है एक बात के बारे में जानना। वो बात क्या है? वो है मॉलिक्यूलर सॉल्ट्स। मॉलिक्यूलर सॉल्ट्स को हम एडिशन सॉल्ट्स के नाम से भी जानते हैं। हम इस मॉलिक्यूलर सॉल्ट्स को कैसे फॉर्म करते हैं, कैसे बनाते हैं, आपको ये सबसे पहले बताएंगे। हमारे पास 2 टेस्ट ट्यूब है। आप देख लीजिए टेस्ट ट्यूब नंबर 1 और टेस्ट ट्यूब नंबर 2। इस टेस्ट ट्यूब नंबर 1 में पोटेशियम क्लोराइड सॉल्ट का सॉल्यूशन लिया गया है और दूसरे में मैग्नीशियम क्लोराइड सॉल्ट का सॉल्यूशन लिया गया है, यानी कि सॉल्ट के साथ साथ वाटर मिक्स किया हुआ है। अब इन दोनों ही को हमने क्या कर दिया है, बोलिए, यहाँ पे मिक्स कर दिया और एटमॉस्फेयर में छोड़ दिया खुला, इसको सूखने के लिए, इसके वाटर मॉलिक्यूल को गायब होने के लिए, एस्केप होने के लिए। तो एस्केप कर जाने के बाद जो सॉलिड मास मिलता है ये है आपका KCl MgCl2 और 6H2O, जिसको कार्बोनाइट के नाम से जाना जाता है और यह है एक मॉलिक्यूलर सॉल्ट का एग्जाम्पल होता है। तो आप समझ सकते हैं हमने लिखा है कि मॉलिक्यूलर सॉल्ट्स क्या है। These are obtained by the mixing of the 2 or more simple salt solution। ये KCl सिंपल सॉल्ट है, ये भी सिंपल सॉल्ट है, इसका सॉल्यूशन रेडी किया गया है और जो सॉल्यूशन हमने यहाँ रेडी किया है उस सॉल्यूशन को हमने एक्सपोज किया है, एटमॉस्फेयर में खुला छोड़ दिया है वाटर को इवेपोरेट करने के वास्ते। और जब सारे के सारे वाटर के मॉलिक्यूल्स इवेपोरेट हो जाएंगे तो इवेपोरेट होने के बाद जो सॉलिड मास हमारा बचेगा वही होगा मॉलिक्यूलर सॉल्ट्स। दूसरे एग्जाम्पल में बात करते हैं। हमारे पास है पोटेशियम साइनाइड सॉल्ट का सॉल्यूशन और यहाँ पे फेरस साइनाइड सॉल्ट का सॉल्यूशन। इन दोनों सॉल्यूशन को मैंने फिर से मिक्स किया है और उसके बाद इस सॉल्ट का फॉर्मेशन किया है। ये जो सॉलिड मास मिला है इस सॉलिड मास को हम बोलते हैं पोटेशियम फेरोसाइनाइड और ये जो सॉल्ट है इसको हम मॉलिक्यूलर सॉल्ट्स के नाम से जानते हैं। तो देखिए हमने आपको सिखाया कि जो आपका कॉम्प्लेक्स कंपाउंड पढ़ना है इसमें सबसे पहला हमारा जो टॉपिक होगा वो मॉलिक्यूलर सॉल्ट्स के बारे में जानना। ये मॉलिक्यूलर सॉल्ट्स क्या है, हमने अभी बताया कि जब 2 सिंपल साल्ट के सॉल्यूशन को मिक्स कर देते हैं और एटमॉस्फेयर में खुला छोड़ देते हैं वाटर को इवेपोरेट कर देने के लिए, तो जो रिजल्टिंग मास है सॉलिड सब्सटेंस का जो मास हमारा बच गया, रेसिड्यू बच गया, उसको हम लोग कहते हैं मॉलिक्यूलर सॉल्ट्स। दैट्स व्हाई आई हैव रिटन मॉलिक्यूलर सॉल्ट्स आर ऑब्टेन्ड बाय द मिक्सिंग ऑफ द 2 और मोर सिंपल साल्ट सॉल्यूशंस and exposed to the atmosphere for dryness। और इसे एटमॉस्फेयर में खुला छोड़ दिया है आपने सूख जाने के लिए। तो देख लीजिए ये 2 तरह का सॉल्ट हमने आपको यहाँ पे सिखाया है। तो देखिए ये दोनों मॉलिक्यूलर सॉल्ट्स के ही एग्जाम्पल्स हैं, मगर ये दोनों ही मॉलिक्यूलर सॉल्ट अलग अलग टाइप के हैं, यानी कि हमारे मॉलिक्यूलर सॉल्ट्स जो हैं वो 2 टाइप के होते हैं। एक को आप कहते हैं डबल सॉल्ट और दूसरे को आप कहते हैं कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। तो ये जो आपने देखा है यहाँ पर जो हमने एग्जाम्पल दिखाया है वो डबल सॉल्ट का एग्जाम्पल है और यहाँ जो हमने स्क्वायर ब्रैकेट लिया हुआ है ये कॉम्प्लेक्स सॉल्ट का एग्जाम्पल है। तो माय डियर
आपने डबल सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट में एक बहुत ही मार्केबल जो है डिफरेंसेस आपको मिलेगा। वो क्या, जब कॉम्प्लेक्स होगा तो यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट आपको लिखा हुआ होगा। तो ये निश्चित रूप से आपका कॉम्प्लेक्स सॉल्ट का इंडिकेशन है, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट का कंफर्मेशन। आइए अब हमारे पास जो मॉलिक्यूलर सॉल्ट्स है ये दो टाइप का है, डबल सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। तो हम इस डबल सॉल्ट्स और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आपसे ये डबल सॉल्ट के बारे में। जब इस डबल सॉल्ट को फिर से आप वाटर में डाल दीजिएगा, फिर से जब वाटर में डाल दीजिएगा तो वो सारे आयन का टेस्ट देगा जिससे ये बना हुआ है। तो देखिए हमारे पास क्या है, यहाँ पर K प्लस और Cl माइनस, Mg+2 और Cl माइनस। इट मीन्स शुरुआत में ये जो आपका कंपाउंड है, जो सॉल्ट है, वो K प्लस और Cl माइनस का टेस्ट देगा, यहाँ Mg+2 और Cl माइनस का टेस्ट देगा। और जब इनको हम वाटर में डालेंगे तो फिर से वही सारे आयन का टेस्ट मिलेगा, K प्लस का, Cl माइनस का, Mg+2 का। यानी कि डबल सॉल्ट को जो है जब हम फिर से वाटर में ऐड करते हैं तो वो सारे आयन का टेस्ट देगा जिससे वो बना हुआ है। यानी कि हमारे जो डबल सॉल्ट हैं उनका केमिस्ट्री में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, इसका फिजिक्स बदल गया है, फिजिकल प्रॉपर्टी बदल गया है, इसके केमिकल प्रॉपर्टी में कोई चेंजेस नहीं आया है। क्योंकि ये वाला जो देख रहे हैं K प्लस Cl माइनस, Mg+2 Cl माइनस, ये सारे आयन का टेस्ट हमारा फिर से मिलेगा जब इस डबल सॉल्ट को वाटर में ऐड किया जाएगा। मगर यदि हम कॉम्प्लेक्स सॉल्ट की बात करते हैं तब क्या होगा, K प्लस Cn माइनस और Fe+2 और Cn माइनस 1, ये आपका K प्लस और Cn माइनस का टेस्ट देगा, ये फेरस आयन और साइनाइड आयन का टेस्ट देगा। मगर जब ये हमारा कॉम्प्लेक्स सॉल्ट बन गया तो इसमें आप चाहिए अलग अलग Fe+2 और Cn माइनस का टेस्ट ये देगा, तो ये संभव नहीं है। यानी कि ये जो टेस्ट देगा वो आप देख लीजिए पोटेशियम आयन का देगा, और ये जो आप देख रहे हैं FeCN6 - 4, इसका पूरे का टेस्ट देगा, ये अकेले अकेले सारे आयन का टेस्ट नहीं देगा। यानी कि ये जो आपका कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है, इस कॉम्प्लेक्स सॉल्ट में आप बात करेंगे कि जब इसे वाटर में डाला जाएगा तो वो सारे आयन का टेस्ट प्रोवाइड नहीं करेगा, और जब ये सारे आयन का टेस्ट प्रोवाइड नहीं करेगा तब आप क्या कर सकते हैं कि इनका जो केमिस्ट्री है वो भी बदल गया और फिजिक्स भी बदल गया। यानी कि फिजिकल बिहेवियर मॉलिक्यूलर वेट पर डिपेंड करता है। इनका मॉलिक्यूलर वेट इनके जैसा नहीं है, इनके जैसा नहीं है, और यहाँ पर आपका केमिकल प्रॉपर्टी भी बदल गया। ये साइनाइड आयन है, यहाँ साइनाइड आयन है, तो यहाँ तो साइनाइड आयन का टेस्ट मिलता है, बट यहाँ पे साइनाइड आयन का टेस्ट नहीं मिलता है। तो ये था तुम्हारा कॉम्प्लेक्स और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में मॉलिक्यूलर सॉल्ट्स का दो टाइप, एक डबल सॉल्ट और दूसरा कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। देखिए ना, हमने डबल सॉल्ट्स में लिखा है प्रोवाइड द टेस्ट ऑफ ईच एंड एवरी कंस्टिट्यूटिंग आयंस। ये सारे वो आयंस का टेस्ट देंगे जिनसे ये बने हुए हैं। कब? जब वाटर में ऐड किया जाएगा तब। कहता है द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉल्ट इज डिफरेंट फ्रॉम द पैरेंट सॉल्ट। ये डबल सॉल्ट की फिजिकल प्रॉपर्टी जो है वो पैरेंट सॉल्ट से अलग होगा, क्योंकि इनका मॉलिक्यूलर वेट कम है, इनका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा है, तो फिजिक्स इनका बदल जाएगा, मगर केमिस्ट्री क्या होगा, रिटेन्ड होगा, केमिकल प्रॉपर्टीज एज इट इज होगा। और यदि हम बात करते हैं इनके बारे में तो ये आयनिक नेचर के होते हैं।
किस नेचर के? आयोनिक नेचर के। हमने एग्जाम्पल्स दिया है कार्बेनाइट का, पोटास एलम का, वही फिटकरी जिसको आप बोलते हैं, जो आप सेव करने के बाद यूज करते हैं, है ना, क्लॉट करने के लिए। यदि कहीं ब्लीडिंग हो गया, कहीं कटिंग हो गया, तो उसको क्लॉट करने के लिए, ब्लड को जल्दी से क्लॉट करवाने के लिए आप पोटास एलम का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि पोटास एलम इज एन एग्जाम्पल ऑफ कोएगुलेंट्स। ये कोएगुलेट करवा देता है, जल्दी से क्लॉट करवा देता है। ओके, अब आइए नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास है डोलोमाइट। हियर इज द केमिकल फॉर्मूला CaCO3 and MgCO3. So this is your all about the double salts. Now we have to go through the complex salts. I want to ask about the complex salts. The first point is here, do not provide the taste of each and every constituting ions. ये सारे आयन का टेस्ट अकेले अकेले नहीं देगा। अच्छा, फिजिकल प्रॉपर्टी हमने लिखा है PP एंड CP, केमिकल प्रॉपर्टी, बोथ आर डिफरेंट फ्रॉम द पैरेंट सॉल्ट्स। इनका फिजिक्स, केमिस्ट्री दोनों क्या होगा? पैरेंट सॉल्ट से जिससे वो बने हैं उनसे अलग होगा। कोवैलेंट बॉन्ड कोएक्सिस्ट, यहाँ पर कोवैलेंट बॉन्ड जो है आयनिक बॉन्ड के साथ साथ एग्जिस्ट करता है। कोएक्सिस्ट मतलब क्या हुआ? साथ साथ, जैसे कोई एजुकेशन, सह शिक्षा जिसको आप कहते हैं, साथ साथ। यहाँ भी मैंने लिखा है कोएक्सिस्ट, यानी कि साथ साथ एग्जिस्ट करते हैं, पाए जाते हैं। और इसके एग्जाम्पल्स हैं, देखिए K4 FeCN6, जिसको कहते हैं पोटासियम फेरोसाइनाइड। और एग्जाम्पल है क्यूप्रा अमोनियम सल्फेट CuNH3 पोटेशियम फेरिसाइनाइड, जिसको बोले फेरी, यहाँ है आपका फेरो, दोनों अलग अलग कंपाउंड है। अब देखिए हमने आपको इंट्रोडक्शन दिया डबल सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स का। तो ये कॉम्प्लेक्स और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में ये सबसे पहला हमारा जो पॉइंट था कि ये जो आपका कॉम्प्लेक्स सॉल्ट और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स है वो कहाँ से आते हैं, कहाँ से बिलोंग करते हैं। तो आपने सीख लिया कि ये मॉलिक्यूलर सॉल्ट से बिलोंग करते हैं। ये मॉलिक्यूलर सॉल्ट्स का ही एक पार्ट है, एक हिस्सा है जो कि आपने सीखा है। अब आपको कुछ क्वेश्चंस का जवाब देना है। वो क्वेश्चन का जवाब आप कैसे देंगे, जरा ध्यान से सुनिएगा। हमने क्वेश्चन लिखा हुआ है हाउ मेनी आयंस, आपको आयंस के बारे में पूछा जा रहा है, कितना मोल आयंस मिलेगा जब किसी सॉल्ट को वाटर में डिजोल्व कीजिएगा। तो आप हमसे पूछेंगे कि वो सॉल्ट क्या है जिसके बारे में डिजोल्व करने के लिए आप कह रहे हैं। आइए मैं उस सॉल्ट के बारे में आपको सिखाऊं, जरा ध्यान देंगे हम। यहाँ पर देखिए, हाउ मेनी आयंस पर मोल ऑफ दिस सॉल्ट विल बी प्रोड्यूस्ड व्हेन दीज सॉल्ट्स आर एडेड टू वाटर। हमारा सबसे पहला जो एग्जाम्पल्स है वो कौन सा है, आप बोलते हैं K4 FeCN6। जरा ध्यान से सुनिएगा हम क्या बताने वाले हैं। हमने आपको कहा है कि ये जो 4 है वो क्या है, इस एनायन की वैलेंसी है जो यहाँ ट्रांसफर हुआ है। यहाँ कुछ नहीं है तो वो 1 है। ये केटायन की वैलेंसी है जो ट्रांसफर हुआ है, तो ये केटायन की वैलेंसी यहाँ ट्रांसफर है और एनायन की वैलेंसी यहाँ ट्रांसफर है। अब आप जरा ध्यान से सुनेंगे मेरी बात को। जब इसे वाटर में डालेंगे तो क्या मिलेगा, तो देखिए 4 मोल मिलेगा K+, और ये 1 मोल क्या मिलेगा FeCN6 है और -4। तो देखिए तो आपके पास क्या था, 1 मोल था K4 FeCN6 और उससे हमारा 4 1 5 मोल मिला आयंस।
तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा 5 मोल्स। अब बी नंबर की बात हम करने वाले हैं। K3 आप जरा गौर फरमाइएगा, Fe और CN4 आप सिमिलरली ऐसा लिख सकते हैं, -3 है, 1 है, एक +1 है, आ जाएगा 3K प्लस और +1 FeCN4 है -3। ये 1 मोल, ये 3 मोल, कितना मोल? 4 मोल। 4 मोल आपको आइंस मिल चुके। यदि हम सी नंबर की बात करते हैं, K2HgI4, गौर फरमाइएगा, इसको आयनाइज करेंगे, 2 आपका एनाइन की, 1 आपका केटाइन की, 2K प्लस और प्लस 1 मोल HgI4 -2, तो 2 एक कितना हो गया? 3 हो गया। अब हमारे पास है KCl, एक लीजिए हमने लिखा है KCl MgCl2.6H2। ध्यान दीजिए, यहाँ पे पोटेशियम कितना मोल है? 1। क्लोरीन कितना? क्लोराइड कितना? 1, तो 1 1 2, 1 प्लस 1 प्लस मैग्नीशियम कितना? 1, क्लोराइड कितना? 2, तो 1 प्लस 2। वाटर तो कोवेलेंट कंपाउंड है, वाटर के आयनाइजेशन की बात हम ना कर रहे हैं, तो 2 1 3 1 4 1 5 आपका आंसर हो गया। अब आइए आप लिखते हैं K2SO4 L2SO4 होल थ्राइस 24H2O। बोलिए, पोटेशियम कितनी बार? 2 बार। सल्फेट कितनी बार? 1 बार। अल्युमिनियम कितनी बार? 2 बार। सल्फेट कितनी बार? 3 बार। तो 2, ये पूरा सल्फेट इकट्ठे 3 और 2 5 और 3 8, यानी कि 1 मोल मिलने वाले हैं। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का आपको आंसर करना होता है। तो हमने इस क्वेश्चन को फ्रेम किया है डबल सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट को समझने के लिए, जो कि आपने यहाँ पे सीखा है। तो मैंने अभी आपको बताया कॉम्प्लेक्स का बिल्कुल ही जनरल इंफॉर्मेशन। अब मैं आपको बताने वाला हूँ क्लासिफिकेशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स। आप कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को कैसे क्लासिफाई करते हैं, इसके बारे में आपको जानकारी प्राप्त करनी है। हम सबसे पहला यहाँ पे लिखने वाले हैं केटायनिक कॉम्प्लेक्स। जरा गौर फरमाएंगे आप कि एक केटायनिक कॉम्प्लेक्सेस के बारे में आप क्या जानते हैं। केटायनिक कॉम्प्लेक्सेस वो कॉम्प्लेक्सेस हैं जिनका केटायनिक पार्ट कॉम्प्लेक्स होता है। तो हम कहेंगे these complexes have the complex cation। इस कॉम्प्लेक्स के पास क्या है? कॉम्प्लेक्स केटायन होता है एंड सिंपल एनायन, एंड दी सिंपल एनायन। हम आपको एक एग्जाम्पल की बात करते हैं, जरा गौर से देखिएगा। Pt NH3 होल 6 है Cl4। देख लीजिए, लेफ्ट में जो लिखा जाता है वो केटायन होता है, राइट में जो लिखा जाता है वो एनायन होता है। लेफ्ट वाले को केटायन कहते हैं, राइट वाले को एनायन कहते हैं। और सबसे पहचानने का आसान तरीका है, केटायन वाले में ये देखिए स्क्वायर ब्रैकेट है, यानी कि केटायन हमारा कॉम्प्लेक्स है, और एनायन वाले में ऐसा कुछ नहीं है, यानी कि एनायन हमारा क्या है? सिंपल है। तो ये कॉम्प्लेक्स केटायन और सिंपल एनायन से बना हुआ है।
दूसरा एग्जाम्पल मैं लिखूंगा ZnNH3 और SO4। ये है आपका केटायन जो कि आपका कॉम्प्लेक्स है और ये एनायन जो कि आपका सिंपल है। तो ऐसे कॉम्प्लेक्स को केटायनिक कॉम्प्लेक्स के नाम से जाना जाता है। और भी ढेर सारे एग्जाम्पल्स हमारे पास हैं। AgNH3 है और ये Cl, इसमें ये वाला केटायन कॉम्प्लेक्स है और ये जो आपका एनायन है वो आपका सिंपल है। दूसरा हम बात यहाँ पे करने वाले हैं एनायनिक कॉम्प्लेक्स की। और अब ये आपको मामला क्लियर हो चुका है। यहाँ पर हमारा एनायनिक पार्ट जो है वो कॉम्प्लेक्स होगा। तो कहेंगे these complexes have, these complexes have, ठीक है, the complex anion। और इसके भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमारे पास हैं। जैसे आपने सीखा है K4 FeCl6। ध्यान दीजिए, ये जो केटायन देख रहे हैं लेफ्ट में वो सिंपल है, सिंपल केटायन है। और ये जो आप देख रहे हैं बाद में वो कॉम्प्लेक्स एनायन है। और भी एग्जाम्पल हमारे पास है K2HgI4। ये हो गया सिंपल केटायन और बगल में हो गया हमारा कॉम्प्लेक्स एनायन। बड़ा सिंपल सी बात है। एनायनिक कॉम्प्लेक्स में एनायनिक पार्ट हमारा कॉम्प्लेक्स होता है और जो आपने देखा केटायनिक कॉम्प्लेक्स उसमें केटायनिक पार्ट कॉम्प्लेक्स होता है। समझ रहे हैं? अब थर्ड नंबर हमारे पास है आयोनिक कॉम्प्लेक्स। ये आयोनिक कॉम्प्लेक्सेस की बात करते हैं तो दोनों पार्ट कॉम्प्लेक्स होता है, केटायन भी और एनायन भी। तो हम क्या लिखने वाले हैं, बोलिए these complexes have, these complexes have, बोलिए both the cation and the anion complex. These complexes have both the cation and the anion complex. अब देखिए यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल लिखने वाले हैं। PTNH3 और FeCl6। जरा गौर से देखिएगा, ये लेफ्ट वाले पार्ट में ये राइट वाले पार्ट में दोनों में आपको कोऑर्डिनेशन स्क्वायर है, दो कोऑर्डिनेशन स्क्वायर है, दो स्क्वायर ब्रैकेट है। ये आपको जो स्क्वायर ब्रैकेट देख रहे हैं उसको कहा जाता है कोऑर्डिनेशन स्क्वायर। तो ये वाला है कॉम्प्लेक्स केटायन, कॉम्प्लेक्स केटायन और ये है हमारे पास कॉम्प्लेक्स एनायन। यदि ऐसा कुछ आप देखते हैं तो इनको आयोनिक कॉम्प्लेक्स के नाम से जाना जाता है। एंड द लास्ट वन इज हियर न्यूट्रल कॉम्प्लेक्सेस। न्यूट्रल कॉम्प्लेक्सेस में क्या होगा, इसमें कोई चार्ज नहीं होगा, चार्जलेस होगा। और जब चार्जलेस होगा तो उसका ढेर सारा एग्जाम्पल आपके पास है, जैसे NiCO4। देखिए ना, इस पे चार्ज 0 और इस पे भी चार्ज 0, टोटल कॉम्प्लेक्स पे चार्ज 0, यानी कि न्यूट्रल कॉम्प्लेक्सेस जो होगा वो चार्जलेस होगा। ये देखिए PTNH3 और Cl2 हमने लिखा हुआ है, ये वाला -2, ये वाला +2, ये वाला 0।
ये भी टोटल चार्ज हमारा क्या हो गया 0, तो इसको हम लोग बोलेंगे न्यूट्रल कॉम्प्लेक्सेस। और FeCO होल 5, यहाँ पर 0, यहाँ पर 0, यहाँ पर 0। तो इस तरीके से आपने देखा है हमारा कॉम्प्लेक्सेस 4 टाइप्स का हुआ। वन इज कॉल्ड कैटायनिक कॉम्प्लेक्सेस, सेकेंड इज कॉल्ड एनायनिक कॉम्प्लेक्सेस, थर्ड इज कॉल्ड आयनिक कॉम्प्लेक्सेस एंड द लास्ट वन इज कॉल्ड न्यूट्रल कॉम्प्लेक्सेस। तो माय डियर, ये कैटायनिक कॉम्प्लेक्स की जो बात हम लोग करते हैं इसमें कैटायनिक पार्ट कॉम्प्लेक्स होगा, एनायनिक कॉम्प्लेक्स की जो बात करते हैं तो एनायनिक पार्ट कॉम्प्लेक्स होगा, और यदि दोनों कॉम्प्लेक्स है तो आयनिक कॉम्प्लेक्स होगा, और यदि हमारे कॉम्प्लेक्स पे टोटल चार्ज जो है 0 है उसे हम न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स के नाम से जानते हैं। तो आइए, अब तक जो हम चर्चा कर रहे थे कॉम्प्लेक्स 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 जो हम इतना बार यूज किए हैं वर्ड, इस कॉम्प्लेक्स जो आयंस हैं हमारे, कैटायंस हैं हमारे, एनायंस हैं हमारे, मैं इनके बारे में आपको बताना चाहूँगा। तो आइए हम देखते हैं जनरल फॉर्मूला ऑफ द कॉम्प्लेक्स कैटायंस एंड एनायंस। अब देखिए, आपको सीखना है जनरल फॉर्मूला ऑफ द कॉम्प्लेक्स आयन। ये हमने कॉम्प्लेक्स आयन का जनरल फॉर्मूला यहाँ पे लिखा है। आप देख रहे हैं यहाँ हमने M लिखा है। M को कहा जाता है कॉम्प्लेक्सिंग मेटल। ये जो आपने L लिखा है, L को कहा जाता है लिगैंड। ये जो आपने X लिखा है, X को कहा जाता है लिगैंड C। ये जो आपने प्लस माइनस N लिखा है, इसको कहते हैं चार्ज ओवर दी कॉम्प्लेक्स आयन, ओवर दी कॉम्प्लेक्स आयन। अब देखिए, हमें बारी बारी से बताना है। ये जो आप देख रहे हैं स्क्वायर ब्रैकेट ये वाला, इसको कहा जाता है कोऑर्डिनेशन स्क्वायर। और यहीं पे मैं एक बात और भी बता देना चाहता हूँ, कोऑर्डिनेशन स्क्वायर के अंदर जो आपने देखा जो हमारा कंटेंट्स है ये वाली, ये पूरा का पूरा, इसको कहा जाता है कोऑर्डिनेशन एंटिटी। कोऑर्डिनेशन एंटिटी जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में है उसे कहते हैं कोऑर्डिनेशन एंटिटी। ये जो आप M देख रहे हैं इसको कहते हैं कॉम्प्लेक्सिंग मेटल, L को लिगेंड। मैं इन सबों के बारे में बारी बारी से आपको बताऊंगा। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा मोर अबाउट द कॉम्प्लेक्सिंग मेटल, मोर अबाउट द कॉम्प्लेक्सिंग मेटल। सबसे पहला पॉइंट तो ये है माय डियर कि जब हम कॉम्प्लेक्सिंग मेटल की बात करते हैं तो क्या सारे के सारे मेटल कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं? नहीं, वही मेटल कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं जिनके पास सर्टेन क्राइटेरिया है, सर्टेन फीचर्स है। वो फीचर्स कौन कौन सा है हम इसके बारे में आपको बताएंगे। वो मेटल जो कॉम्प्लेक्स बनाने की बात करता है उसका साइज स्मॉल होना चाहिए। इनका पोलराइजिंग पावर, इलेक्ट्रॉन के क्लाउड को खींचने का पावर ज्यादा होना चाहिए। तीसरी बात, हमें कॉम्प्लेक्सिंग मेटल को लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देना है, अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देना है, यानी कि उसके पास वैकेंट और वाइटल होना चाहिए। तो याद रखेंगे हम ऐसा कि फॉर द मेटल
to be the complexing metal, यानी कि हमारे मेटल को कॉम्प्लेक्सिंग मेटल होने के लिए साइज स्मॉल होना चाहिए, पोलराइजिंग पावर इलेक्ट्रॉन के क्लाउड को खींचने की क्षमता हाई होनी चाहिए। थर्ड वन, गौर फरमाइए हम क्या बोले जा रहे हैं, इनके पास वैकेंट और वाइटल होना चाहिए। वैकेंट और वाइटल, वैकेंट और वाइटल प्रेजेंट होना चाहिए। और इस सारे क्राइटेरिया को हमारे ट्रांजिशन मेटल फुलफिल करते हैं, इसलिए कॉम्प्लेक्स बनाने में ट्रांजिशन मेटल जो है हाईली इन्वॉल्व होते हैं। तो हमने लिखा है यहाँ पर एग्जाम्पल में, ट्रांजिशन मेटल बेधड़क बेहिचक कॉम्प्लेक्सिंग मेटल का काम करेंगे। इसके अलावा कभी कभी आपको बेरिलियम, एल्युमिनियम, इन सबों के बारे में भी कंपाउंड्स मिल सकते हैं जो कि कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, मगर ये ओकेजनली और ये है यूजुअली, हमेशा नहीं बनाएंगे, ये ओकेजनली बनाएंगे। तो ये हमारा कॉम्प्लेक्सिंग मेटल के लिए शर्त है कि वो मेटल जो स्मॉल हो, जो पोलराइज करने की पावर ज्यादा रखता हो, इन सबों को हम लोग इकट्ठे कहेंगे कि ये जो है आपका कॉम्प्लेक्सिंग मेटल का काम करेंगे। अब मैं कॉम्प्लेक्सिंग मेटल के बाद ये लिगेंड के बारे में बताना चाहूंगा कि लिगेंड क्या होता है। जरा ध्यान से सुनिएगा लिगेंड्स के बारे में। वो केमिकल जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, कम से कम एक लोन पेयर डोनेट करता है, उसे आप लिगेंड्स कहते हैं। तो कहेंगे a group of chemicals which donate at least a lone pair of the electrons are called the ligands। कहता